सो हेलो गाइस, बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक की। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए। साथ में जो सीबीएसई बोर्ड्स है या फिर जो अदर बोर्ड्स है और जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इकोनॉमिक्स के अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, मांग की लोच होता क्या है। इसके अंदर क्या है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर्स। मांग की लोच क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत या किसी अन्य कारक में बदलाव के लिए क्या है कि मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया की क्या करती है, डिग्री को दिखाती है, माप को ये क्या करती है, शो करती है कि किसी कीमत के ऊपर कितना क्या करते हैं, हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, किस प्रकार किसी वस्तु की मांग करते हैं, ये उसके माप को प्रदर्शित करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इसमें क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि ये इम्पोर्टेंट रहता है कि इनके लिए, जो उत्पादक होते हैं उनके लिए, किसानों के लिए या फिर श्रमिकों के लिए, और कहें तो सरकार के लिए भी ये इतना ही ज़रूरी होता है इसको जानना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, मांग की लोच को। उसके बाद क्या है कि इफ़ डिमांड फॉर ए गुड और सर्विस रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर क्या है कि अगर जो किसी वस्तु और सेवा की जो मांग है अगर वो चेंज नहीं होती है, अनचेंज्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इसमें क्या है कि इवन व्हेन द प्राइस चेंज, और अगर कीमत चेंज हो जाती है, कीमत में परिवर्तन हो जाता है, डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक, तो मांग को क्या कहेंगे हम, बेलोचदार कहेंगे। 4 टाइप्स होती हैं इसकी इलास्टिसिटी की, तो वो 4 टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, वो है डिमांड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये 4 जो होती हैं ये टाइप होती हैं लोच की, मांग के अंदर, डिमांड के अंदर, और इसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी, डिमांड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स को से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, एक माप आ जाता है जिसको मांग की लोच कहा जाता है, और ये मांग की लोच का माप होता है। उसके बाद जो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग की कीमत लोच क्या होती है, कीमत लोच के बारे में हम समझेंगे। तो कीमत लोच के अंदर क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ द अमाउंट परचेज्ड in response to small change in price divided by the proportional change in change of price, for example, a change in the price of luxury car can cause a change in the quantity demanded। तो मांग की लोच के अंदर क्या है कि ये जो हम बात करते हैं कि कीमत लोच की गणना खरीदी गई राशि के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है, मतलब उससे भाग दे दिया जाता है। और उदाहरण के लिए क्या है कि एक लग्जरी कार की कीमत में बदलाव से मांग की गई मात्रा में बदलाव हो सकता है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि इफ़ ए लग्जरी कार प्रोड्यूसर हैज़ ए सरप्लस ऑफ कार्स दे में reduce द प्राइस इन एन अटैम्प्ट टू इंक्रीज डिमांड। तो अगर किसी लग्जरी कार का जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, अगर उसके पास उस उन कारों का क्या है, स्टॉक ज़्यादा है, उसके पास सरप्लस है उन कारों का, तो वो क्या करेगा, उसका उन कारों की कीमतें क्या कर देगा, कम कर देगा अपनी मांग को बढ़ाने के लिए। द एक्सटेंट ऑफ द प्राइस चेंज विल डिटरमाइन वेदर और नॉट द डिमांड फॉर द गुड चेंज एंड इफ सो बाय हाउ मच। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं
कि यदि किसी लग्जरी कार निर्माता के पास कारों का अधिशेष है, ज़्यादा है, उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वे अपनी कीमत कम करने के प्रयास में क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं कि अगर उनको अपनी मांग में वृद्धि करनी है। मूल्य परिवर्तन की सीमा यह निर्धारित करेगी कि अच्छे परिवर्तनों की मांग में परिवर्तन होता है या नहीं, यदि हाँ तो कितना। उसके बाद हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लेंगे न्यूमरेटर में, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर हम लेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं कि परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड को किस तरीके से फाइंड किया जाए। सो इसको फाइंड करने के लिए न्यू क्वांटिटी माइनस में क्या कर देंगे, ओल्ड क्वांटिटी, और डिवाइड में कर देंगे एवरेज क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को निकाल सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर का पार्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाई एवरेज क्वांटिटी। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस को किस तरीके से फाइंड करें, न्यू प्राइस जो है उसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड प्राइस को, और डिवाइड में कर देते हैं एवरेज प्राइस को। तो इस तरीके से क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी हम फाइंड कर सकते हैं। और इस तरीके से जो दोनों वैल्यू आएंगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास आएगी वो आएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू। उसके बाद देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कीमत लोच की मांग की कीमत लोच जो होती है उसकी 5 प्रकार होते हैं, और 5 प्रकार वो कौन से हो सकते हैं। तो 5 प्रकार वो है, पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसके बाद है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी डिमांड। और इस तरीके से हम एक ग्राफ के तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसमें परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हम ले सकते हैं। ग्राफ के तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी डिमांड। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है। सो इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट कोज ए मेजर चेंज इन इट्स डिमांड। अगर थोड़ा सा भी चेंज करने पर कीमत में, अगर मांग के अंदर क्या है बहुत अधिक चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो इट इज़ सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। इसमें क्या है कि जब किसी उत्पाद की कीमत में एक छोटे से बदलाव से उसकी मांग में बड़ा बदलाव आता है, तो पूरी तरह से ये क्या होता है, पूर्ण रूप से ये लोचदार मांग इसको बोला जाता है। और पूरी तरह से लोचदार मांग में कीमत में एक छोटी सी वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग में गिरावट शून्य हो जाती है। तो ये इसमें दिया गया है, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ए स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल डिमांड टू जीरो, वाइल ए स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड टू इन्फिनिटी। और वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग में गिरावट शून्य हो जाती है। और इसमें क्या है कि जबकि कीमत में एक छोटी सी गिरावट में मांग में अनंत तक क्या हो सकती है, वृद्धि होती है। ऐसे मामलों में क्या होता है कि इन सच केस द डिमांड इट्स परफेक्टली इलास्टिक, और ईडी या ईपी से हम जिसको डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है। सो ऐसे मामले में मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। उसके बाद क्या है कि द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द शेप एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या होता है कि मांग की लोच की जो डिग्री होती है उसके अंदर क्या होता है कि मांग वक्र के आकार और ढलान को परिभाषित करने में ये क्या करती है, मदद करती है। इसलिए मांग की लोच को मांग वक्र के ढलान से निर्धारित किया जा सकता है। और मांग वक्र के ढलान की क्या है कि इस तरीके से जितना वो फ्लैट होगा उतनी ही मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी। इस तरीके से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के ग्राफ को भी हम समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लेना है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लिया, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस में कितना भी चेंज आए, ऊपर या कम हो, लेकिन डिमांड में अनंत परिवर्तन आएगा। तो इस कारण से जो डिमांड रहेगी वो
पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका डिमांड कर्व का। तो डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक होगी, पूर्णतः लोचदार मांग इसको कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम perfectly inelastic demand की। So a perfectly inelastic demand is one when there is no change produced in the demand of a product with change in its price. The numerical value for perfectly inelastic demand is zero। तो APED या APID जो बोलते हैं हम इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये होगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग वो मांग होती है जिसमें क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि ग्राफ में हम देख भी सकते हैं, नीचे हमने क्वांटिटी को लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने वही प्राइस को लिया है। सो कीमत क्या है कि पहले मान लिया P1 कीमत है, उसके बाद कीमत P2 हो जाती है, फिर कीमत P3 हो जाती है, या बढ़कर कीमत P4 भी अगर हो जाए तो यहाँ पेज P4 कीमत होने पर भी जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो सेम रहेगी। सॉरी, डिमांड जो होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो सेम रहेगी और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और ये जो डिमांड में चेंज इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, प्राइस चाहे घटे या बढ़े। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या करता है, कंज्यूमर अपनी मांग में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करता है, चाहे कीमत में कोई भी परिवर्तन हो। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद हम देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होती है। रिलेटिवली अपेक्षाकृत लोचदार इसको मांग बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द डिमांड व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज greater than the proportionate change in price of a product. The numerical value of relatively elastic demand range between 1 to infinity। तो इसके अंदर क्या होता है कि कीमत में जो परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन कीमत में परिवर्तन से ज़्यादा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहेंगे अपेक्षाकृत लोचदार मांग। मतलब कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन जब हो जाए, अधिक परिवर्तन हो जाए कीमत से, तो उसको हम कहेंगे अपेक्षाकृत लोचदार मांग। और इसमें क्या है कि हमारा मैथमेटिकली जो अगर हम इसको समझना चाहें तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि इसके अंदर क्या है, जो हमारा इलास्टिक डिमांड EP ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिक्रीज बाई 25% एंड देन द डिमांड वुड बी रिलेटिवली इलास्टिक। तो इसको हम क्या करते हैं कि कीमत में जैसे हमने मान लिया कि जो हमारा कीमत में वृद्धि होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है 20% होती है एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेज बाई 25%। तो वो उससे ज़्यादा होती है, कीमत में परिवर्तन से ज़्यादा कमी मांग में हो जाती है और इस कारण से रिलेटिवली वो क्या कहलाएगी, अपेक्षाकृत वो इलास्टिक कहलाएगी, ज़्यादा लोचदार कहलाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्राफ के अंदर इसमें एक्स एक्सिस पे हमने वही क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कीमत जब P1 है तो हमारी क्वांटिटी Q1 है और कीमत जब P2 हो जाती है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन क्वांटिटी में ज़्यादा परिवर्तन ला देता है तो क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो जाती है, Q2 हो जाती है। इस तरीके से ये जो ग्राफ बनेगा डिमांड का वो ज़्यादा फ्लैट होगा इस तरीके से DD, और हमारी जो ED होगी या EP होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, जो होगी इकाई लोचदार से ज़्यादा होगी, उसमें क्या होगा, अपेक्षाकृत वो लोचदार होगी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वो होगी क्योंकि कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में अधिक परिवर्तन होगा। उसके बाद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इज when the percentage change is when the percentage change produced in demand is less than the परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो कीमत में परिवर्तन होने से अगर मांगी गई मात्रा में थोड़ा परिवर्तन होता है कीमत में परिवर्तन से, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग। फॉर एग्जांपल क्या है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाई 30% एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज बाई 10%। तो अगर कीमत में परिवर्तन जैसे देखा हमने 30% हो रहा है यहाँ पे, और लेकिन मांगी गई मात्रा में सिर्फ जो कमी आ रही है कीमत के बढ़ने से,
तो वो सिर्फ 10% की आ रही है, मतलब उससे कम आ रही है कीमत में परिवर्तन से, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंज बिटवीन 0 to 1। और जो पिछली हमने डिमांड की थी रिलेटिवली इलास्टिक, तो उसमें 0 to इन्फिनिटी वो हमारी डिमांड रहती थी, 1 to इन्फिनिटी सॉरी, तो वो इस तरीके से रहती थी। उसके बाद इसमें है कि मार्शल हैज़ टर्म रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एज इलास्टिसिटी बीइंग लेस देन यूनिटी। तो मार्शल इसको दिखाता है कि हमारी जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है एज इलास्टिसिटी, उसके अंदर जो लोच होती है वो बनी रहती है लेस देन यूनिटी, तो एक से कम वो बनी रहती है। तो इसको हम देख भी सकते हैं, ईपी क्या रहती है, ईपी लेस देन 1 होती है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें हम ग्राफ की, तो ग्राफ में भी वही हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, प्राइस को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जब P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड ये है Q1, और जब प्राइस हमारी P2 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी थोड़ी चेंज होती है लेकिन कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो हमारा जो ग्राफ है डिमांड का वो लेस फ्लैट होता है पहले वाले के कंपैरिजन में, हमने देखा, क्योंकि पहले में जो हमारा डिमांड कर्व था वो इस तरीके से था DD, जिसको हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये जो हमारा है ये है हमारा लेस फ्लैट। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारी मांग की लोच है वो क्या रहती है, वो पहले से कम रहती है, कम लोचदार मांग इसके अंदर होती है, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है ग्राफ के अंदर। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है इसमें वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग इसको बोलते हैं। व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द डिमांड प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो क्या है कि जो कीमत में परिवर्तन होता है, अगर मांगी गई मात्रा में सेम परिवर्तन होता है, तो जब इक्वल परिवर्तन होता है, इक्वल चेंज होता है, तो सेम चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। द डिमांड इज रेफर्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली अगर हम इसको शो करें तो ED या EP, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के को जब हम डिनोट करते हैं EP या ED से करते हैं, वो इज इक्वल टू 1 होगा, जैसा कि ग्राफ में भी हम देख सकते हैं। सो क्वांटिटी डिमांडेड हमने एक्स एक्सिस पे, वही प्राइस हमने वाई एक्सिस पे लिया। जब P1 क्या है कि हमारी क्या है प्राइस है, और क्वांटिटी डिमांडेड उस समय Q1 है, तो प्राइस में जितना परिवर्तन होता है, जैसे कीमत घटकर P2 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड में भी उतना ही परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से जो हमारी डिमांड आएगी, डिमांड कर्व आएगा, वो इस तरीके से बनेगा, इक्वल चेंज होगा। तो इसमें ED या EP इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और ये 5 टाइप हम इसको देख सकते हैं, पांचों टाइप्स को, कि किस तरीके से हम पांचों टाइप्स को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ग्राफिकल या फिर चेंज के तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो इसका क्या है कि द डिफरेंस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समराइज्ड अगर हम करना चाहें इसको एक तरीके से, एक ही टेबल के अकॉर्डिंग या फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको समझना चाहें, तो इसको कैसे समझ सकते हैं पांचों टाइप्स को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो सबसे पहले हमने बात की थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, पूर्णतः लोचदार मांग की, जिसमें EP या ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। देयर इज ए ग्रेटर चेंज इन डिमांड रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज, स्मॉलर चेंज इन द प्राइस। तो कीमत में थोड़े से परिवर्तन में ही मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिक्रीज ऑफ कम्प्लीटली स्टॉप्स विद ए लिटल चेंज इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा। सो ये था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसके बाद EP इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसमें EP या ED इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स प्राइस। दिस इम्प्लाइज दैट द डिमांड रिमेन्स द सेम एंड चेंज इन द प्राइस। तो कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए तो वो उपभोक्ता जो होता है वो अपनी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता, मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो EP या ED ग्रेटर देन 1 होता है, और EP या ED ग्रेटर देन 1 को हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें मांग की लोच 1 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम रहती है।
तो इसके अंदर क्या है कि द परसेंटेज चेंज ऑफ इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो कीमत में परिवर्तन से ज़्यादा परिवर्तन मांगी गई मात्रा के अंदर होता है। इन सच केस कंज्यूमर्स जनरली स्विच टू न्यू ब्रांड्स व्हेन द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड्स इंक्रीजेज। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कंज्यूमर शिफ्ट कर जाता है अपने कंजम्पशन को, दूसरे ब्रांड के ऊपर चला जाता है, वो दूसरे ब्रांड को खरीदता है। हाउ एवर सम कंज्यूमर्स आर लॉयल टू द सेम ब्रांड। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ अपने ब्रांड के प्रति क्या रहते हैं, लॉयल भी रहते हैं कंज्यूमर्स, लेकिन अधिकतर कंज्यूमर्स अपने पहले वाले ब्रांड को कीमत बढ़ने की वजह से छोड़ देते हैं और वो दूसरे ब्रांड को कंजम्पशन करने के लिए चले जाते हैं, उनकी डिमांड करने के लिए चले जाते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कीमत में परिवर्तन थोड़ा सा होने पर ही मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद EP लेस देन 1 है, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो ये इसमें अपेक्षाकृत कम लोचदार मांग इसको बोलते हैं। अपेक्षाकृत कम लोचदार मांग के अंदर क्या होता है कि द चेंज इन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ चेंज इट्स प्राइस। तो कीमत में जो परिवर्तन होता है उससे कम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, EP या ED लेस देन 1 के तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मांगी गई मात्रा के अंदर जो परिवर्तन होता है वो कम होता है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा EP इज इक्वल टू 1, और इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है कि द चेंज इन द डिमांड एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज सेम। सो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है जो उसका चेंज होता है वो इज इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसके बराबर होता है, मतलब सेम चेंज होता है। अगर कीमत में 20% वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में जो कमी होती है वो 20% ही होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर कीमत मान लो 10% कम हो जाती है तो मांगी गई मात्रा 10% बढ़ जाती है। तो इस तरीके का जब चेंज होता है परसेंटेज चेंज इक्वल रहता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या EP या ED को इज इक्वल टू 1 के तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सेम परिवर्तन होता है क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस चेंज के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सभी एग्जाम्स के लिए, UGC नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में जो SSC या फिर जो बोर्ड की क्लासेज हैं उनके अंदर भी या UPSC के अंदर भी इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।